Good morning, everyone. दो मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं ना। पहले पेपर के हम लोग डाउट कर लेते हैं आज, फिर आगे पढ़ते हैं ना। क्या बोला सर आपने अभी? बोल रहा हूँ पहले डाउट कर लेते हैं पेपर के, फिर आगे पढ़ते हैं। आज ना डाउट्स? हाँ, आज ही करना है, कब करना है? नहीं, जैसा आपको वैसा। या फिर डाउट का अलग से क्लास लगाया जाए यार, क्योंकि डाउट में काफी टाइम जाएगा, फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना क्लास पर का। आज हो भी नहीं पाएगा वैसे भी। उससे अच्छा वो आज ही क्लास ले लो ना, कौन सा डाउट का आज ही अलग से। समझा नहीं क्या बोले? मतलब ये अभी सिखा दो और डाउट्स के लिए अलग से आज ही क्लास ले लो ना। आज ही आज ही मतलब अब लूंगा फिर। 1:30 से 3 मेरा वो है। ठीक है, या तो शाम को ले 5:30 बजे रखें। हाँ सर, चलेगा एकदम बेस्ट। शाम को 5:30 पे रखते हैं डाउट क्लास अलग से ना। हाँ अभी सर, बेस्ट। पढ़ाई देते हैं ना। क्योंकि फिर वो पढ़ाने का टाइम चल जाता है। हाँ वही तो अभी सिखा ही लेने दो। शाम को 5:30 पे डाउट डिस्कस कर लेंगे ना, जो भी पेपर के होंगे। ठीक है, फिर सबने टाइम सुन लिया ना। शाम को, आज ही शाम को 5:30 पे हम लोग डाउट डिस्कस कर लेंगे। आज शाम को 5:30, 1 मिनट रुको यार। आज मैंने कोई को टाइम दिया है 5:30 पे, कल 5:30 पे डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो। हाँ सर, चलेगा। कल 5:30 पे करेंगे ना, आज तो टाइम दिया हुआ है। क्लास का टाइम यार मत ही वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो इसमें डाउट में टाइम लगना है, 1-2 क्लास अलग से लगानी पड़ेगी। हाँ, जो नहीं भी अटेंड करेंगे उनको भी लिंक डाल देंगे। अमन, वेस्ट मतलब काफी टाइम लग जाएगा यार, वो समझ। वो हम लोग डाउट अलग से डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए रेगुलर क्लास नहीं वेस्ट करते हैं।
तो हम लोग देखो लास्ट टाइम में होमवर्क दिया था ना मॉड्यूल से। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे, नहीं पोटेंशियल कर रहे थे। पोटेंशियल कंप्लीट हो गया था शायद ना। लास्ट टाइम होमवर्क क्या दिया था? बच्चों बताओ होमवर्क वगैरह क्या था लास्ट टाइम, कुछ होमवर्क का डाउट है क्या? अच्छा इलुस्ट्रेशन थे, ठीक है तो डाउट नहीं होंगे फिर। और पोटेंशियल में हम लोगों ने स्फीयर वगैरह इन सब का पोटेंशियल किया होगा ना। हम्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी चलेगा, थोड़े टाइम और चलेगा भाई, लंबा चैप्टर है ये। हाँ डाउट कल, कल इवनिंग में 5:30 पर। एक बार मुझे ये याद दिलाओ, लास्ट क्या किया, एकदम लास्ट में मैंने क्या कराया था, थ्योरी में क्या कराया था? कोई अनम्यूट करके बोलो ना। अच्छा सर कैविटी में कैविटी बनाती थी और वो कैविटी में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया था। हाँ फील्ड परफेक्ट, वो डायरेक्ट सेंटर्स को ज्वाइन करती है वो वाला। अच्छा वो रह गया था तो वो बाद में कराया था। और पोटेंशियल, पोटेंशियल में लास्ट क्या पढ़ाया था? इस क्वेश्चन के पहले पोटेंशियल में क्या लास्ट कराया था? सर हाँ सर वो ऑप्टिक्स, वो अपना 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें अपना ऑप्टिक्स भी आ रहा है क्या? हाँ ऑप्टिक्स आ रहा है ना। ऑप्टिक्स से केवल स्फेरिकल मिरर हटाया गया है, बट वो भी अभी कंफर्म नहीं है। आज कल तो आईआईटी दिल्ली का आ रहा था कि वो कुछ भी रिड्यूस नहीं करने वाले सिलेबस। अच्छा। आईआईटी में कुछ नहीं होगा सर, वो ये सब तो यार अब चल रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग। वही तो। तो आप हाँ कुछ कर रहे हो, देख दो ना, जब आएगा तब देख लेंगे। हाँ वही तो यार, अपन तो अभी पढ़ते जाते हैं। वो हटाए जो बोर्ड से भी हटाया, वो अब केवल स्फेरिकल मिरर हटाया, बाकी पूरा ऑप्टिक्स है। सर वो वैसे भी हमको 11th को था इसलिए। हो गया सर डिस्क, डिस्क तक हुआ है। नहीं रुको, थोड़ा ज्यादा नहीं, रुको रुको रुको। स्फीयर वगैरह भी हो गया होगा। हाँ स्फीयर भी हो चुका है। ठीक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस सेट कराना था। सॉलिड स्फीयर भी हो गया है ना। वो भी सर, वो भी स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट ने उसका हो गया होगा, ग्राफ व्राफ सब बना दिया था वी का, उसका भी। हाँ हाँ तो हम लोग को अब पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करना था, पोटेंशियल हो गया है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या होता है? मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, और हम वी ए माइनस वी बी देख रहे हैं ना, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या है? तो वो ये होता है कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज ले लें और उसको पहले वो पॉइंट बी पे रखा है, बी से उसको हम ए पे अगर लेके जाते हैं स्लोली ना, बी से हम उसको ए पे लेके जाते हैं, तो इसमें एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ रहा है, फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा स्लोली ना, जितना स्लोली वर्क करना पड़ेगा, उसी को हम बोलेंगे वो उन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और हमें पता है एक्सटर्नल एजेंट की जगह अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्लोली की कंडीशन नहीं होगी ना। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक तो होगा एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में, फर्स्ट डेफिनेशन ये क्या है, इट इज
work done by external agent in bringing, in slowly bringing a unit positive charge from initial point to, हाँ वो W एक्सटर्नल लिखा है, टू फाइनल पॉइंट। अथर नोट लिखते जाओ खुद से, क्योंकि कई बार बाई चांस कुछ लाइट वाइट गई तो उड़ जा रहा है यार वो। अगर लाइट नहीं गई तो मैं भेज ही दूंगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हम क्या बोलते हैं? इट इज, यहाँ पे हो सकता है कि कहीं आसपास सब चार्जेस वगैरह प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से जब हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा रहे हैं तो उसकी वजह से भी वर्क हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वर्क होगा तो स्लोली की कंडीशन हट जाएगी और प्लस की जगह माइनस आएगा, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में किया था। इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिट। प्रथमेश क्या पूछ रहे हैं? कौन से नंबर का लेक्चर है ये पूछ रहे हैं? अच्छा, ये तो मुझे भी याद नहीं, वो तो जब सेव करता हूँ तब याद आता है। मतलब देखना पड़ता है कितने हो गए, उस हिसाब से सेव करता हूँ। फिर 11 है, अच्छा ठीक है। सबको एक पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर है ना, कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लाने में ना स्लोली एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, वही उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें जो पहले लिखा होगा वो फाइनल पॉइंट होगा ना, और जो 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 बाद में है ना VA माइनस VB, तो VB जो है वो इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालते हैं ना,
इसमें जीरो हमने पोटेंशियल कहाँ पे लिया उससे कोई मतलब नहीं होता ना। यहाँ पे कोई भी जो भी अदर चार्जेस प्रेजेंट है उनकी वजह से यहाँ ले जाने में हमारा जो वर्क आएगा वो फिक्स आएगा। उसमें रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है उससे कोई मतलब नहीं होता ना। हमेशा ध्यान रखो पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब कहाँ पे आपने पोटेंशियल जीरो लिया है। जैसे इन्फिनिटी पे हम जीरो लेते थे, तो आप इन्फिनिटी पे जीरो लो या कहीं और जीरो लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जैसे हमने कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन किया था, तो कैसे डिफाइन किया था, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में स्लोली जो वर्क करना पड़ता है। तो एक्चुअल में वो क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। वहां इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी था और फाइनल पॉइंट मान लो पॉइंट ए है, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी था, जिसको हम लिखते थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन्फिनिटी टू ए बाय क्यू। ये क्यू चार्ज को लेके आते थे स्लोली। तो जो हमने पीछे देखा था कोई पॉइंट का पोटेंशियल, वो एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को आप पोटेंशियल कब बोल सकते हो, जब आप ये बोलो कि v इंफिनिटी पर अगर आप मान लो कि पोटेंशियल जीरो है, तो आप इसी को बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा, पॉइंट ए का पोटेंशियल ये हो जाएगा। ये सबको समझ आ रहा है कि कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, एक्चुअल में वो उस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस पॉइंट जहां से लेके आए वो। लेकिन अगर हम रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो ले लें, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में उस पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक है, हाँ ना बोलते रहो भाई, क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अनिकेत अनम्यूट कर भाई। ये बता पोटेंशियल कुछ याद है, क्या किया था, पोटेंशियल मतलब क्या था। टाइम मत वेस्ट कर, जल्दी जल्दी अनम्यूट कर, अब ले समझ गया तुरंत। ये पोटेंशियल सबको याद है ना, पोटेंशियल अपन ने कैसे डिफाइन किया था, कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता था, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को स्लोली लेके आने में जो वर्क करना पड़ता था उसको हम बोलते थे उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये तो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन हुई ना, इन्फिनिटी से पॉइंट ए, मतलब इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी है, फाइनल पॉइंट पॉइंट ए है। तो इसमें इस वी ए माइनस वी इंफिनिटी में अगर वी इंफिनिटी जीरो है, तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये पॉइंट ए का पोटेंशियल है। ये बहुत दिक्कत है यार, ना तो आजकल सौरभ भंडारी ने प्रोफाइल पे फोटो डाल रखा है, ना कोई हाँ ना कर रहा है, मैं पढ़ाऊं कैसे यार। पहले 4-5 को अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा कोई हाँ ना तो करते रहे। यार 4-5 अनम्यूट करो ना। ज्यादा लोग नहीं करना, 4-5 कर लो खुद से अनम्यूट। हाँ समझ रहा सर। ठीक, वेरी गुड, ऐसे ही बोलते रहना है। हाँ हाँ तो समझो ना, जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट का, वो डिपेंड करेगा रेफरेंस पे पोटेंशियल कितना है ना। अगर हमने इन्फिनिटी पे यहाँ पे मान लो कुछ मान लिया 10 है, तो फिर पॉइंट ए का क्या हो जाएगा, वो 10 इधर आके ऐड हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता ना, कि आप रेफरेंस पे क्या ले रखते हो। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने लिख दिया कि डिफरेंस जो है वो डिपेंड नहीं करता, इधर वो लिख लो कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा।
यार स्लोली क्यों लाएंगे, तो पहले तो रीनेम करने का बंद करूं। स्लोली इसलिए लाएंगे कि स्लोली नहीं लाएंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से लाएंगे, तो एक फिक्स वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगी। ये सब तो ग्रेविटेशन में ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी हैं भाई। स्लोली लाते हैं फिक्स जीरो स्पीड से, नहीं तो फिर सब लोग अलग अलग वो डिफाइन कर देंगे। अब देखो, जैसे हमें मान लो ये बोला जाए कि एक क्यू चार्ज है और उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल जीरो ले लिया है, हमने रेफरेंस चेंज कर दिया ना, आर डिस्टेंस पे जीरो लिया है, ये पॉइंट ए है मान लो, और हमें पॉइंट बी 2r डिस्टेंस पर लिया गया है। उस पॉइंट बी का पोटेंशियल बताना है कितना होगा। हमने इस बार रेफरेंस चेंज कर दिया और पॉइंट बी का पोटेंशियल बताना है, पॉइंट ए पे जीरो लिया है। एक प्लस क्यू चार्ज है, ये अपनी जगह, ये रखा हुआ अपनी जगह फिक्स्ड है। सर माइनस के क्यू बाय आर। माइनस के क्यू बाय आर हम कैसे करेंगे यहाँ पर? वी ए माइनस वी बी ऐसे लिखेंगे, वी न्यू वाला और फिर पुराना वाला वैसे ही। एक तो हम बेसिक डेफिनेशन से जा सकते हैं कि हमें पॉइंट बी का चाहिए, पॉइंट ए का हमें पता है, तो हम डिफरेंस निकालें और फिर पॉइंट ए का जीरो है तो पॉइंट बी का आ जाएगा। डिफरेंस के लिए चार्ज रखें, उसको स्लोली मूव कराएं और वर्क निकालें, जैसे पोटेंशियल का जब डिराइव किया था तो ना। तो एक तो हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि हम डिफरेंस निकालें और वो होना चाहिए जो पहले हमने निकाला हुआ है पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला उधर से डिफरेंस निकालें और सेम कर दें। हमें देखो एक चीज ये पता है कि ये तो नया रेफरेंस है ना, तो न्यू रेफरेंस में जो वीबी माइनस वी आएगा ना, ये हमने न्यू रेफरेंस में निकालना है। ये बराबर होगा जो हमने पुराना वीबी माइनस वी निकाला हुआ है जब इंफिनिटी पे लेते थे, तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना। न्यू में हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट ए का जीरो है ना न्यू के अकॉर्डिंग। और ओल्ड के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना बोलेंगे, के क्यू अपॉन 2r, और ए का कितना बोलेंगे, के क्यू अपॉन आर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट बी का पोटेंशियल आ जाएगा ना। तो इससे पॉइंट बी का पोटेंशियल आ जा रहा है माइनस के क्यू अपॉन 2r। ठीक है, सबको समझ आया ना मैंने क्या यूज किया? मैंने डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। हाँ सर। अबे ऋग्वेद अनम्यूट कर पहले, चल कुछ बता फिर मैं बताता हूँ। हेलो हेलो, हाँ ऋग्वेद, देख पहले तुझे ये बात समझ आई कि डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंस पे डिपेंड, वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता हाँ ना। तो ये मैंने देख रेफरेंस चेंज कर दिया, आर डिस्टेंस पे मैंने रेफरेंस ले लिया है जीरो पोटेंशियल, और इस नए रेफरेंस के अकॉर्डिंग 2r पे हमें v चाहिए था, हाँ तो मैंने न्यू रेफरेंस में ये डिफरेंस लिखा vb माइनस va। और एक हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जब जीरो लेते थे तब का हमारे पास फॉर्मूला पता है va vb का,
तो उससे डिफरेंस निकाला। ये डिफरेंस अच्छा, दोनों में क्या होना अरे हो अच्छा समझा चाहिए? डिफरेंस, हाँ डिफरेंस सेम कर दिया है। ओके। एक और ऐसे ही कर लो। मान लो हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया है, जिसके सरफेस पे कुछ, यार प्लस ही हर बार दे रहा हूँ, एक बार माइनस भी देता हूँ। कुछ मान लो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, और उसके सेंटर पे पोटेंशियल हमने 0 ले लिया। तो सेंटर से कुछ r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा वो बताना है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोटेंशियल हमें बताना है ना। ये निगेटिव चार्ज हमने हॉलो स्फीयर पे लिया हुआ है। करो सभी। सर हाँ माइनस के क्यू बाय स्मॉल आर माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर। हाँ, कैपिटल आर इसका रेडियस है। हाँ वही। सर इतने सुबह कैसे उठ जाते हो सर आप इतने? सुबह यार, अब तो मुझे लगता है कि यार कुछ ज्यादा ही सुबह कर दिया मैंने, थोड़ा आराम से ही करना था यार। वही है सर, वही आप इतने जल्दी कैसे उठ रहे हो? यार मैं सोच रहा था यार सुबह सुबह क्लास खत्म करके फिर डाउट का टाइम आराम से कर पाऊंगा। हाँ फिर काम के। सर 8:30 को भी रखते जाओ सर, लगे तो बेटर रहता। हाँ यार, अब तो मुझे भी लगने लगा है 8:30 को होता तो। तो आजकल क्लास से पहले थोड़ा उठ के वॉक वॉक भी कर रहा हूँ। ओहो पार्टी सर। बट 8 बजे यार सही रहता है, 6:30 पे आजकल उठता हूँ तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है वो। मुझे ही लगने लगा कि ये तो ज्यादा है। तो हो गया होगा अब तो देखो सबका ये। तो हम लोग देखो इसमें क्या क्या कर लेंगे। अद्विता वाला सजेशन मुझे भी सही लग रहा है, 8 बजे कर लेते हैं, आधा घंटा और डिले करते हैं। सुबह सुबह आधा घंटा भी और सब लोग सो लेंगे तो बहुत सही रहेगा। हाँ सर हाँ 8 बजे ही करते हैं यार, सब लोग 8 बजे के लिए ज्यादा सही है। हम्म, चलो अब नेक्स्ट वीक से देखता हूँ 8 बजे करने का ना। इस वीक तो अब जाने देते हैं। देख कर ही लेते सर अभी इसी वीक। इसी वीक से। बहुत नींद आती है। अच्छा चलो फिर मैं रिवाइज करा के डलवाता हूँ शेड्यूल ना। चलो ठीक है, फिर 8 बजे से करवा देता हूँ। भागेश ज्यादा भी आराम मत कर, 9 बजे तो फिर सुबह ही दोपहर ही हो जाएगी फिर। 8 बजे तक ठीक है। चलो देखो इधर, अब तो हम लोग इसमें फिर से वही कर लेंगे। हमें पता है कि पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस पॉइंट सी का पोटेंशियल का ये जो डिफरेंस आएगा न्यू वाले रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ये बराबर होगा पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस पॉइंट सी का पोटेंशियल जो ओल्ड रेफरेंस था, मतलब इन्फिनिटी पर। पॉइंट ए का हमें निकालना है, पॉइंट सी का हमें पता दिया है 0 है, सी मतलब रेफरेंस। और ओल्ड में पॉइंट ए का कितना आता था, के माइनस क्यू अपॉन में आर ना। पोटेंशियल वाले फॉर्मूले में क्यू की वैल्यू साइन के साथ डालते हैं ना। फिर माइनस पॉइंट सी का, पॉइंट सी मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर है ना, तो सरफेस का लिखते थे के माइनस क्यू अपॉन में कैपिटल आर। तो ये हमारा पॉइंट ए का पोटेंशियल इससे आ गया के क्यू अपॉन में 1/कैपिटल आर माइनस 1/स्मॉल आर। ठीक है, तो कभी भी रेफरेंस चेंज करेगा और आपको सॉल्व करना होगा तो आप डिफरेंस यूज कर लो। ठीक है, क्लियर है सबको?
हाँ सर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अरे कौन ऐसी आवाजें निकाल रहा है भाई? क्या कर रहा है भाई? आदित्य हो रहा है क्या? खराटे ले रहा है? सो गया। जुकाम हो गया, ये सही बोल रहा है कोई इसको? जुकाम हो रखा है। आदित्य तू म्यूट करके रख दे। मुद्दाम से कर रहे थे, छोड़ो। देखो अब ये हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से ही है ना, नाम से क्या पता चल रहा है? इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस ना। ऐसा कोई भी सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना, उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ना मतलब अगर हम सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट लें तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा ना। अगर हमने बोला कि भाई मान लो ये हमारा कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक हमने सरफेस बनाया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पे हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो उन दो का पोटेंशियल सेम है, मतलब वहां पे डिफरेंस क्या आएगा? हमेशा जीरो। अब अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो कैसा बनना चाहिए? मान लो हमें एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू, पहला हम देख रहे हैं पॉइंट चार्ज की वजह से ना। तो जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक क्यू चार्ज ले लेते हैं, तो इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे हाँ स्फीयर आ जाएगा ना। अगर हम इसको क्यू चार्ज ले लें और आर डिस्टेंस पे हम 3D में किधर भी जाएं, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखोगे? के क्यू बाई आर ना। तो मतलब एक तरह से क्या हो जाएगा? आर रेडियस का स्फीयर बन जाएगा जिसमें क्यू उसका सेंटर होगा, तो यहाँ पर ऐसा स्फेरिकल आ जाएगा। आज तो अमन लग रहा है फॉर्म में है एकदम। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर आप एक चीज यहाँ पे और नोट करो, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं यहाँ, तो वो रेडियल जा रहा होगा। तो आप देखोगे कि हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री पर होता है। आप यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं, तो वो कैसे हो रहा होगा? ऐसे रेडियल जा रहा होगा ना। तो ये यहीं पर नहीं, हर जगह आप जब भी निकालोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस
और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जो होगा उसके बीच का एंगल 90 होगा। तो ये अभी लास्ट में मैं नोट करा दूंगा ना। ये बात समझ आ रही है अभी जो बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का एंगल क्या होगा हमेशा? हाँ सर समझा। फिर सेम वे में अगर मान लो कहीं पे लीनियर चार्ज है, लॉन्ग लीनियर वायर मान लो कहीं पर है, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट टाइप का, लॉन्ग लीनियर वायर, मान लो एक ऐसा कोई वायर है। तो जो इनफाइनाइट वायर होता है उसकी वजह से हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हर तरफ ऐसे बाहर को जा रहा होगा ना, अगर ये मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया है। तो अब देखो इसकी वजह से अगर आप कहीं पे भी आर डिस्टेंस पे जाओगे तो हर एक जगह आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल सेम आएगा ना सिमेट्री से। तो आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि सिलेंड्रिकल ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा होगा। यहाँ पे कोई पे भी आर डिस्टेंस पे ऐसा सिलेंड्रिकल सरफेस बनाओ, हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल मिल रहा होगा। ये समझ आ रहा है ना? यहाँ पे सिमेट्री किस टाइप की है? जैसे पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सिमेट्री थी ना, यहाँ लीनियर चार्ज के लिए ऐसे सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। तो यही यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी निकालोगे तो इनफाइनाइट वायर की वजह से हमेशा क्या होता था, बस परपेंडिकुलर वाला ई बचता था ना, पैरेलल वाला जीरो हो जाता था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ हर जगह पे ई 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। अगर इनफाइनाइट सीट ले लिया जाए ना, कोई मान लो ऐसा हमने इनफाइनाइट सीट ले रखा है, तो इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा ना, वहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा वो भी इसके पैरेलल ऐसे प्लेन ही आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हर एक जगह यूनिफॉर्म जा रहा होगा इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे, इसका मैं साइड व्यू बना रहा हूँ ना, साइड व्यू बना रहा हूँ, तो ऐसे ये सीट जा रही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट ऐसे जा रहा होगा पैरेलल में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी फिर ऐसे ही आएगा ना उसके परपेंडिकुलर ना, अंदर को ये प्लेन गया होगा ना, तो ये सब फिर प्लेन सरफेस आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस बोल देते हैं। कर्व्ड सरफेस नहीं, प्लेन सरफेस आएगा सर। ठीक है ना, इसके पैरेलल ही एक सरफेस आ जाएगा ना, ये इनफाइनाइट सीट है, साइड व्यू बनाया ना, इधर से देख रहे हैं साइड से, तो उसके पैरेलल ही सरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन केसेस में हमें ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा आता है। नोट हो गया? एक मिनट, ये जल्दी लिखो भाई वानी।
मैंने बोला था सबको अच्छा सा फोटो लगाने के लिए, तो कौस्तुभ पाटिल ने पता नहीं कौन सा फोटो लगा रखा है। कौस्तुभ पाटिल का एक बार प्रोफाइल पिक्चर देखो कैसा लगा रखा है, सामने वो खुल के आ जाए तो फिर तो क्या ही पढ़ाऊं मैं। कौन सर, कौन? कौस्तुभ पाटिल करके है, कौस्तुभ। अबे ये आर्यन तन पठक, ये क्या टाइटल है तेरा, या कुछ तूने चेंज कर दिया, पाठक के आगे टन लगा दिया है? आर्यन क्या है ये? तन पटक क्या है? सरनेम है ये तो यार पहली बार सुना है सरनेम। क्या प्रोनाउंस करता है, एक बार प्रोनाउंस करके बता ना। हाँ वो तो मैं आर्यन समझ जाऊं, वो दूसरा वाला है ये। मेन ये वाला आर्यन जो है वो तो अपना ए छोटा रखता है ना, वो तो मुझे समझ आ गया है। नाम से स्टाइल झलकता है इस वाले आर्यन के तो, है कि नहीं भाई? आर्यन देख लो, ये पकड़ा भी गया था वो। नाम में स्टाइल है भाई, बाकी तो चीजें छोड़ ही दो। तो देखो हम लोग क्या नोट करने वाले थे। हाँ यार वो प्रोनाउंसिएशन नहीं बताया भाई तूने। आर्यन तन पटक, श्लोक का स्टाइल है। अरे वो छोड़, श्लोक का अभी श्लोक आ रहा है कि नहीं, वो तो कई दिन से दिखा नहीं। श्लोक है क्या? श्लोक कहाँ है? श्लोक नहीं आ रहा है यार कई दिनों से। कहाँ गया श्लोक? आर्यन श्लोक कहाँ गया है? सर झगड़े हो गए और आर्यन अनम्यूट करके बता ना भाई, श्लोक कहाँ चला गया? इतने दिन से क्लास नहीं अटेंड कर रहा है वो। यार ये क्या चक्कर है? विजयम सर की क्लास में आया था? अरे यार। इतने सुबह नहीं हो रहा होगा उससे। हाँ वो सही बोला, ये तुमने एकदम सही बोला, ये पक्का रिकॉर्डिंग देख रहा होगा। वो जब 9 बजे ही आता था तो लगता था अभी सो के उठा है एकदम, 7:30 और बजे। वो लेट आता था वो। हाँ गिव अप ही हो गया है उसका लाइफ में, ये तो सही है एकदम। हाँ तो अपन देखो नोट कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड will always be perpendicular to equipotential surface. फिर नेक्स्ट देखो क्या है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं? जैसे इस वाले केस में लेते हैं, मान लो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपने आर डिस्टेंस पे देखा, तो वहां का पोटेंशियल के क्यू बाई आर है। फिर कोई और आर चेंज करोगे तो कुछ नया पोटेंशियल मिलेगा, अगर वो कट करेंगे तो
उस पॉइंट पे दो पोटेंशियल आ जाएगा ना, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल अलग अलग है। अगर कट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों के पोटेंशियल बोलने पड़ेंगे, बट हर पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होता है। तो कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें इतना ही देखना था। फिर नेक्स्ट अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल बोल दो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सर हाँ, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दोनों का पोटेंशियल सेम है फिर तो टच कर सकते हैं ना। तो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस और दोनों का पोटेंशियल सेम है तो वो सेम ही सरफेस हो जाएगा, फिर अलग अलग थोड़ी रह जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सर्कल है और एक अंदर छोटा सा इलिप्स है जो टच कर रहा है सर्कल को। नहीं हो सकता बेटा। ऐसे क्यों नहीं हो सकता सर? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्यों नहीं हो सकते अलग अलग? यार अगर मान ले तू ऐसे बोलेगा कि एक इलिप्टिकल है ये, और इधर बोल रहा है ऊपर से सर्कुलर है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आएगी कि इसके परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो? अगर एक इलिप्स है और एक सर्कल है, दोनों के परपेंडिकुलर लाइन पर कैसे दिखाएगा? दो। अच्छा तो अंदर एक मतलब टेंशन नहीं ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी दो के, इक्विपोटेंशियल का मतलब ही है ना कि सब पॉइंट का सेम है। अगर दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल टच कर गए तो उस पॉइंट पर फिर क्या बोलेंगे? और अगर इक्विपोटेंशियल, अच्छा तू ये बोलना चाह रहा है कि ये हो सकता है कि इक्विपोटेंशियल स्पेस आ जाए कहीं पे, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ऐसा हो सकता है? तो ऐसा ना हो सकता, दो प्लेट्स है, एक प्लस एक नेगेटिव एक ऑपोजिट प्लस, तो दोनों के बीच में की जो स्पेस होगी वहां पे तो सेम ही होगा ना दोनों का पोटेंशियल। ऐसा हो सकता है कि कहीं पर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं, जैसे एक हॉलो स्फीयर लिया तो अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो इक्विपोटेंशियल यहाँ पे सरफेस कैसा है, पूरा वॉल्यूम आ जा रहा है, पूरे अंदर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा ना। हाँ सर। ऐसा कुछ हो सकता है ना, जहाँ पे E 0 हो जाए तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है कुछ। बाकी देखेंगे यार, आएगा कुछ तो देखा जाएगा। हाँ सर समझ गया। आप देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इसके लिए हम लोग देखो ये बेसिक डेफिनेशन से जा सकते हैं। हमें पता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हमने बोला कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हमने डिफाइन किया डीवी। डीवी इक्वल टू क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अपॉन में क्यू और माइनस चार्ज। नहीं, कहीं पे भी अगर डीवी डिफाइन करना है, मान लो दो पॉइंट लिए हमने और बहुत आसपास है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है तो उसको डीवी बोला। तो उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे डिफाइन करोगे? डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ना कोई एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। ये डेफिनेशन से लिखा ना। फिर वर्क डन हम कैसे लिखेंगे? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो जैसे हम इस पॉइंट पर खड़े हैं और यहाँ पर इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और हम इधर को जा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट था, इधर को फाइनल पॉइंट है। आई इनिशियल पॉइंट है, ये एफ फाइनल पॉइंट है। तो डीवी इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ वर्क डन। वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क ऐसे निकालेंगे ना कोई भी फोर्स का, एफ डॉट डी आर। फोर्स वेरी भी हो रहा होगा तो भी एक छोटे से डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम उसको मान लेंगे कि एफ कांस्टेंट है अपॉन में क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कैसे निकालेंगे? अगर कोई भी क्यू चार्ज हमने यहाँ रखा है
यहाँ पे हमने ये Q वाला चार्ज रखा होगा ना इस पॉइंट पे और स्लोली उसको मूव कराया है, तो उस पे फोर्स कितना लगा होगा, Q इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ई है तो Q इंटू ई यहाँ पे फोर्स लगेगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस में Q इंटू ई डॉट डी आर अपॉन में Q, तो Q Q कट जाएगा, तो dv इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। ये हमारा पोटेंशियल और ई के बीच में बेसिक रिलेशन है। ये सेम रिलेशन हमने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था ना, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब देखो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, मान लो अगर कहीं पे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर हम उससे 90 डिग्री पे डिस्प्लेस करते हैं, अगर हम 90 डिग्री पे जाएंगे तो ई डॉट डी आर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 cos थीटा आएगा ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो भी होगा सरफेस उस पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा ना, तो वो होना भी चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ तक नोट हो गया है। प्राइवेट चैट यार मुझे दिखता नहीं है, तुम लोग क्यों प्राइवेट चैट करते रहते हो। तनेश क्या बोल रहा है, अच्छा नोट नहीं हुआ ये बोल रहा है, नोट करो जल्दी। पेपर कैसा था इस बार का, ज्यादा हार्ड हो गया क्या एडवांस वाला। बहुत ज्यादा सर, मतलब हार्ड ये इसलिए है क्योंकि एक तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी और डायग्राम भी दिया नहीं। हाँ सर। इंग्लिश तो तू रहने दे भाई, तू पता नहीं क्या सोका में पढ़ा है। सर 15 मिनट से मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो समझ रहा था, अगर वो समझ जाता तो आ जाते थे बहुत सारे। मतलब बहुत ज्यादा लेंदी था सर, बहुत ज्यादा। अच्छा और देखो सर इंग्लिश देखो, वो अभिलाष भाई बोल रही है हाँ इंग्लिश एकदम। सर वो डायग्राम्स भी बहुत ब्लर थे उसमें, हाँ केमिस्ट्री। ना सर, डायग्राम ब्लड थे। डायग्राम ही हाँ नहीं सर, थे ही नहीं डायग्राम। डायग्राम थे ही नहीं, कहाँ से ब्लड थे। डायग्राम थे ही नहीं सर, वो ऐसा लग रहा था किसी ने तो भी खाली एक डॉट मारा है उस पे, एच वो प्लस था छोड़ो, एच माइनस कुछ भी नहीं। सबसे भारी तो एक क्वेश्चन था वो इंटीजर का, इन द अबव डायग्राम, और डायग्राम में ये हाँ मतलब बहुत बहुत ही उसके अंदर थोड़ा दिमाग लगाना था, मतलब क्वेश्चन भी हमें बनाना था, आंसर भी हमें ही बता देना था। सर वो एक क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन था, वो भी करने को नहीं आया, उस सबको छोड़ ही दिया सबने शायद मैथ्स में। अच्छा सर ये जो क्वेश्चन ये आते हैं ना पेपर, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मतलब आते ही नहीं है, हाँ गलत सर। या फिर बहुत यार ये एक क्वेश्चन में तो रिएक्शन ही नहीं दी थी। एडवांस वाला पेपर तो एक बनाना क्वेश्चन था, क्या सर। एडवांस वाला तो बनाया था, मतलब हम लोगों ने अपना अलग से। वो मेंस वाले में तो एक उनका भी रहता है ना, उनका हेल्प लेके बनाते हैं। एडवांस तो पूरा ही अपन ने खुद से ही बनाया था। पर उसमें मिस्टेक की थी एडवांस में, हाँ वो सर, थी। सर, और 0.5 लिखते ही नहीं आ रहा था, मतलब डेसिमल वाले पॉइंट में आंसर ही लिखने को नहीं आ रहा हाँ था। हाँ, अच्छा ये भी और दिक्कत उन्होंने है। आंसर 0 दिया तो उससे और सर अगर गलती से अपनी एग्जाम स्क्रीन से सपोज हट गए गलती से तो सीधा पेपर ही सबमिट हो जाता है।
हाँ, वो गूगल खोलने के लिए ऐसा बनाया गया है कि लोग गूगल खोलें तो सबमिट हो जाए। सर स्क्रीन से वैसा नहीं ना, मैं तो सिर्फ कॉल कट करने गया तो वो विंडो दो थोड़ी देर के लिए कट कॉल अटेंड मतलब करेगा तो जाएगा, वो सबमिट होगा। कॉल अगर कट करेगा तो सबमिट नहीं होगा। विंडोज वरती कोणचा कॉल वो इस हिसाब से कि कॉल पे डिस्कस तो नहीं हो रहा है, कॉल पिक करते ही कट और सबमिट हो जाएगा, गूगल खोलते अरे ही। सर कौन करने वाला है आप भी। अब मैं क्या करूं यार, इसी हिसाब से बनाया गया है वो, मैं रियलिटी तो बता वो रहा हूं। कॉल पे नेट कैसे चलेगा जब कॉल चल रहा है तो एक तो नहीं, सही बोल रहे सर, सही बोल रहे, एकदम होशियार है। अरे वो अपने लिए नहीं, मतलब पूरे इंडिया के लिए ना, तो कुछ लोग तो करते होंगे सर। तो यार मैं सोच रहा हूँ ना, इस वीक में टेस्ट नहीं रखते हैं, 15 नेक्स्ट वीक में एक टेस्ट रखा जाए, एडवांस का एक अच्छा सा पेपर बनाता हूँ, वो टेस्ट लेते हैं। हाँ सर, चलेगा। हाँ, एडवांस का ठीक है। केवल एक टेस्ट रखते हैं ना, इस वाले में उतना मजा नहीं आया, सब लोग परेशान हो गए। एक तो ये हम लोग के लिए भी चैलेंज है ना, नया नया सब आ रहा है। तो क्या सिर्फ एडवांस का मतलब ऑफिस पूरा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? हाँ मतलब ऐसे ही रखते हैं। टॉपिक क्या रखा जाए, जो पूरा सिलेबस का था वही रखें या कुछ अलग डिसाइड किया फुल जाए? सिलेबस सर, एक ही सब्जेक्ट रहा ना, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत रिस्ट्रिक्टेड बन जाते। हाँ वही तो, हाँ, फुल सिलेबस ही रखते हैं ना। कब सर? इस वीक वीकली टेस्ट हटा देते हैं, नेक्स्ट वीक रखते हैं फुल सिलेबस, एडवांस का टेस्ट हाँ रखते सर, फिजिक्स लो सिर्फ, बेस्ट मजा आएगी, सिर्फ हैं। फिजिक्स। एक ही पेपर रखेंगे, हाँ सर, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स का एक लो। एक पेपर ना, एक एक पेपर तीनों सब्जेक्ट का एडवांस पैटर्न पे। ठीक है सर चलेगा। हाँ तो मतलब एक एक संडे को एक पेपर, कि एक संडे को 3 पेपर? एक संडे को 3 पेपर रहेंगे, मतलब अरे जैसे अभी तक वो रहता था ना कि एडवांस में 2 पेपर होते हैं, फिजिक्स के 2, केम के 2, मैथ के 2, तो सबके एक एक रहेंगे। अच्छा, ऐसे। एक ही रखो ना सर। हाँ सर, एक एक रखो ना सर, बहुत। सर एक एक रखो ना। एक एक मतलब एक क्या, एक फिजिक्स रखो। केवल 1 घंटे पेपर देगा पूरे संडे, आज और इस आप एक 2 घंटे दे दो। अच्छा, 2 घंटे तो चलेगा। इस संडे हाँ, में दो जो छोड़ रहा हूँ मैं, घंटे एक संडे देख, इस संडे पेपर नहीं लेते हैं, तो इस सर संडे तो का सिर्फ फिजिक्स के रखो, फिजिक्स का पेपर रखो सर, फिर सर हाँ, 2 पेपर फिजिक्स के। फिजिक्स का। नहीं ना सब यार, बोल रहे कम से कम तीनों एक साथ दो ना, ऐसे मत करो। चलेगा दो चलेगा। दो ले लो सिर्फ। दो ले लो फिजिक्स सर। और मैथ्स। हाँ सर फिजिक्स और फिजिक्स और मैथ्स। मैथ ले लो। तो यही फाइनल करते हैं, इस संडे नहीं रहेगा पेपर, अगले संडे रखा जाएगा एडवांस पैटर्न पे ना, फुल सिलेबस। ठीक है सर। सब्जेक्ट फुल सिलेबस तीनों सब्जेक्ट, हाँ सर, चलेगा चलेगा। सर। 1 घंटे का, मतलब एक रहेगा ना, एक एक घंटे के तीनों पेपर। क्लास ऐप ना सर, ऐप क्लास जो भी, क्या क्या? वो ऐप भी होगा ना? हाँ वही ऐप पे या जो भी वेबसाइट के थ्रू, और क्या ही ऑप्शन है इस टाइम पे, ऑप्शन नहीं क्या है इतना हाँ यार, सर। ऐप वेब बनवाया, एक दिन भी यूज नहीं हो पाया, मेरे को तो कितना दुख होता है यार उसका। ऐसे लगा यार, वो ऐसे ही बंद पड़ा है, अभी तक पता नहीं कंप्यूटर की क्या हालत हुई होगी, डस्ट वस्ट से सबसे, कब से बंद है वो। बिल्डिंग की रेंट वेंट भी सब देना पड़ रहा है, और कोई एक दिन भी यूज नहीं हुआ वो पूरा इंफ्रा। तो नहीं रहता ना सर, वो नहीं रहता ना, क्या क्या? रेंट का तो नहीं रहता ना वो? नहीं नेट का नहीं, वो तो सब वहां का अलग सॉफ्टवेयर बनाया था ना, उसके एक पीसी के थ्रू ही सब का कंट्रोल हो रहा था, लैन से कनेक्टेड था सब वो सब। अच्छा, हम तो गेम भी खेलने वाले थे उस पे। हम्म। वो तो कब का मन बन गया यार, लॉकडाउन के पहले सब रेडी हो गया था, अपन का बस यही था कि संडे टेस्ट लेंगे, सॉफ्टवेयर वगैरह सब रेडी हो गया था वो सब। सर ने लास्ट कोड लिखे था। पासपोर्ट मैं क्या लिखूंगा यार, करवाया ही था सब। सर सिर्फ इस बार है ना, वो जो टेस्ट बनाओगे ना, वो एक बार आप देख लेना खोल के। हाँ सर। हाँ सर, आंसर की भी देख लेंगे। नहीं तो आज के टाइम तो हम ही क्वेश्चन समझते रहते हैं। यार अब तो आंसर की में भी ये पहले करेक्शन हो जाता था, अब तो वो भी चांस नहीं है, पहले ही सब करना पड़ेगा। करेक्शन भी ज्यादा आ रहे हैं ना।
सर वो मैथ्स में @ वगैरह यूज करते हैं तो उसका थोड़ा @ यूज करते हैं मतलब सिंबल जैसे बीच बीच में पाई के जगह पी ऐसे कुछ कुछ थोड़ा नहीं मेरे इसमें तो बक्स से आ जाते डायरेक्ट। हाँ बग से आ जाए। बग सर से भी बग से आते थे हैं। मेरे इसमें आते हैं। सर और एप्सिलॉन आ गया था मैथ्स में। कुछ अजीब ही था। Z की पावर 4 आ गया था सर एक ऑप्शन में। वो थीटा वीटा की जगह बग से आ जाते थे सर डायरेक्ट, समझता ही नहीं था कुछ। ठीक है, अब देखो इम्प्रूव करने का ट्राई करता हूँ मैं। ये सर पहला वो टाइम लगता है सर उसको आने को 5-10 मिनट। अच्छा ठीक है, अब जितने फीडबैक दिए वो सब देखता हूँ इम्प्रूव करने का। ये तो बहुत ही टेंशन है यार, कब खत्म होगा ये सब यार ऑनलाइन का चक्कर। टेस्ट वेस्ट तो नॉर्मल वाला पेपर तो ठीक है यार, एडवांस में तो बहुत लफड़ा है। चलो अब करते हैं इस बार फिर से ट्राई एक बार पेपर लेने का। चलो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, मैं भूल ही गया बात करते करते अपन क्या कर रहे थे। हाँ तो देखो हम लोग ये देख रहे थे कि जैसे इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, अगर उसके हम परपेंडिकुलर जाएंगे तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा। अगर हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं डी आर, अगर हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो कितने का चेंज आएगा, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर अब ई डी आर बन जाएगा ना, ई डी आर बन जाएगा। तो अब देख लो यहाँ पे ई डी आर कॉस थीटा में कॉस 0 है, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती थी ना, मतलब ये मैक्सिमम चेंज है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डी आर जाते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा वो मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा ड्रॉप किधर होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर हम कोई एंगल पे गए, ये ऐसे है और हम कोई एंगल पे जाते हैं डी आर, तो वहां पे ड्रॉप कम हो पाएगा ना। वहां पे कितना होगा ड्रॉप, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तो ये थीटा के करस्पॉन्डिंग कुछ ड्रॉप हो रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ लो ना। हाँ सर। हाँ और यहाँ पे देखो माइनस साइन क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जाने पे कम हो जा रहा है ना, चेंज जो है निगेटिव है, मतलब फाइनल पोटेंशियल कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पे हमेशा पोटेंशियल गिरता है ना, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और हम इधर को डी आर गए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डीवी इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा कॉस 180 आएगा ना, तो प्लस डी आर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने पर पोटेंशियल बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है ना। कोई एंगल पे जाएंगे तो अब ये एंगल कितना है उसके अकॉर्डिंग वो कम या ज्यादा होगा ना। अगर थीटा 90 से कम है तो कम हो रहा होगा, थीटा 90 से ज्यादा है तो बढ़ रहा होगा। ठीक है, सबको ये पॉइंट क्लियर है ना। और यहाँ से अब एक चीज हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है तो हमें पता है कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम हो रहा होगा ना। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के साइड में पॉइंट कर रहा होता है। इधर के साइड में हाई पोटेंशियल होगा और इधर के साइड में लो पोटेंशियल। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख के ही हमें समझ आ जाएगा कि इधर हाई पोटेंशियल है कि इधर लो पोटेंशियल ना। हाई पोटेंशियल लिखा है ना, HP टू LP। नोट कर लो ये।
अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास देखो ये बेसिक रिलेशन आया dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो इससे अगर E पता है तो V निकाल सकते हैं, V पता है तो E निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब ये कैसे कैसे ये रिलेशन यूज करना है वो देखना है। तो मान लो हमें V पता है, E निकालना है, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो हमें पता है कि जैसे मान लो इधर कोई E है और मान लो हम इधर को कुछ dr जाते हैं, dr ये बहुत छोटा है ना, थीटा एंगल पे हम dr गए, तो हमें पता है हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई dr cos थीटा ना, E और dr के बीच में थीटा एंगल है। अब dr cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, या इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, dr को इस साइड ले जाएं, dr को अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, dv बाई dr, माइनस को इधर कर देते तो ये आ जाएगा e cos थीटा। e cos थीटा क्या है, e का जो इधर के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा, e का जो dr के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा उसको er लिख देते हैं। इसका अगर हम कंपोनेंट निकालें तो वो इधर को कितना आएगा, ये अगर e है और इधर परपेंडिकुलर डालो जिधर कंपोनेंट निकालना है तो ये कितना आएगा e cos थीटा। तो e cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस dv बाई dr। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको er लिख दिया e cos थीटा को, तो ये आया माइनस dv बाई dr। तो अगर हमें v पता है तो हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उधर वाला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मिल जाएगा ना। तो इस रिलेशन को हमने यूज करके देखा कि E कैसे निकालते हैं। तो E निकालने का तरीका क्या है, V को डिफरेंशिएट कर दो। अगर हम लोग मान लो कहीं पर x एक्सिस के लॉन्ग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम E वैल्यू, ये E जो होगा E x वाला कंपोनेंट आ जाएगा, माइनस dv बाई dx कर रहे हैं। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो x वाला कंपोनेंट देगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो y वाला, z के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे तो z वाला कंपोनेंट। अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो मतलब हम x एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं, तो उस टाइम पे y और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होते हैं। जब बाकी दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होते हैं तो उस टाइम पे हम इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस डेल v बाई डेल एक्स ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इलेक्ट्रो में उसमें ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही पढ़ा था ना, अगर हम y डायरेक्शन का निकालेंगे तो माइनस डेल v बाई डेल y, और अगर z डायरेक्शन का निकालेंगे तो माइनस डेल v बाई डेल z। सबको कंबाइन करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, E इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल x आई कैप माइनस डेल v बाई डेल y j कैप माइनस डेल v बाई डेल z k कैप। भाग्येश अनम्यूट कर फिर बताऊं क्या किया है। सर्वेश केम ज्यादा पढ़ रहा है क्या, केम एकदम इजी लग रहा है तुझे। भाग्येश अगर डाउट है तो जल्दी बोल दे, अनम्यूट करके, ऐसे नहीं चलेगा। अनम्यूट कर, ऐसे प्राइवेट चैट में कुछ नहीं सुनूंगा। अनम्यूट कर फिर आराम से डिस्कस करते हैं क्यों क्यों किया। हाँ सर। देख यहाँ पे ये समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, dv इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं, e डॉट dr को e dr cos थीटा। हाँ dr को अगर हम इस साइड ले आए तो dv पे dr आ जाएगा, ये माइनस हाँ की, सर। तो ये v का डिफरेंशिएशन हो गया, वो किसकी हो रहा है, e cos थीटा के। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो इससे ही समझ आ रहा है ना कि e cos थीटा मतलब dr वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, dr के डायरेक्शन का, तो उसके लिए v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखो ये जो हमने लिखा है ये वेक्टर फॉर्म में, इसमें हम लोग v को कॉमन करके ऐसे भी लिख देते हैं, e इक्वल टू माइनस कॉमन कर दें और v कॉमन कर दें तो ये ऐसे हो जाएगा डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप और डेल बाय डेल जे के कैप इंटू v कॉमन कर दिया। ये सब अभी 12th में नहीं होता बट थोड़ा सा बता दे रहा हूं। तो ये जो पूरा सिंबल होता है इसको हम लोग डेल्टा सिंबल से ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। ये जो पूरा इतना पार्ट है उसको हम ऐसे ट्रायंगल से दिखाते हैं ना। ये क्या है, इसको हम लोग नहीं, ये कर्ल ये नहीं है, कर्ल अभी अलग आएगा। ये वेक्टर फॉर्म में डिफरेंशिएशन का एक तरह से सिंबल है ना, ये देख लो ये सब डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल है। तो जब वेक्टर फॉर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसे ये सिंबल बनाते हैं। इसका नाम मुझे भी नहीं आ रहा, ये आर्यन बोल रहा है नेबुला था, नेबुला तो मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं, याद नहीं मुझे। ऐसे डेल करके बोलते हैं ना, डेल भी बोलते हैं, इक्वल टू माइनस डेल भी ऐसे बोलते हैं, डेल ही बोलते हैं इसको। अमन क्या बोल रहा है भाई? लास्ट स्लाइड जल्दी लिखो भाई। आपको तो अभी यही वाला याद रखना है ना, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला ही याद रखना। अच्छा उमेश यार, मेरे को याद नहीं, मैं तो ये डेल तो मैंने सुना है, नेबुला मुझे याद नहीं है, हो सकता बोलते हूँ। सर आपने लिखवाया था डेल ऑपरेटर है बोलते। वही मुझे जहां तक याद आ रहा है डेल ऑपरेटर बोलते थे। नहीं आपने लिखवाया था ये। अच्छा ठीक है, तो देख लेंगे एक बार, ये मैं गूगल पे एक बार चेक कर लूंगा इसको क्या बोलते हैं। डेल तो बोलते हैं, डेल तो पक्का है, नेबुला का ही एक चेक करना पड़ेगा। हाँ डेल और नेबुला दोनों नाम है इसके ना, मैंने चेक कर लिया कि डेल या फिर नेबुला। डेल ऑपरेटर भी नाम है, नेबुला ऑपरेटर भी नाम है। हाँ तो डेल क्रॉस ना, ये देख क्रॉस नहीं हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है ना, एक वेक्टर और एक स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना। अगर डेल क्रॉस ई होता तब वो ई का कर्ल हो जाता, बट यहाँ वो ई हुआ नहीं है ना। हाँ सर समझा समझा समझा।
ठीक है, सबको क्लियर है? आपको ये वाला ऑपरेटर बस ऐसे बता दिया नाम के लिए, यूज यही आपको करना है ना, ये वाला डेल बाई डेल एक्स, ये वाला माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई ऐसे वाला ना। जैसे मान लो अब कहीं पे एग्जांपल है v इक्वल टू कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे पूछा जाए e की वैल्यू कितनी होगी। मान लो कोई पॉइंट दे दिया कुछ 2,3 पर, तो v का वैल्यू देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे e किधर हो सकता है। यहाँ पे v केवल x का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे जो e हो सकता है केवल x के डायरेक्शन में ही हो सकता है। y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पे e निकालना है तो v को डिफरेंशिएट करो x के डायरेक्शन में, और e मतलब यहाँ पे x में आएगा ये, और वैल्यू कितनी होगी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ये कितना आ जाएगा माइनस 2x। फिर x की वैल्यू डाल देंगे, x कोऑर्डिनेट कितना हो रखा है 2 है ना, तो यहाँ पे e की वैल्यू आ गई -4। माइनस बता रहा है निगेटिव डायरेक्शन में ना, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे -4 i है। ठीक है ना, v किसका किसका सिंबल है, वो फंक्शन है, उसको देख के ही हमें समझ आ जाएगा कि यहाँ पे e किधर को है। जैसे मान लो हमें कुछ दिया है v इक्वल टू कुछ x इंटू वाई इंटू जेड, हमें पूछा जाए फाइंड e एट 1, 2, 3, करो ये वाला। भागेश देखो, मैंने बोला ना प्राइवेट चैट मत कर भाई। तन्मय कितना शर्माता है, क्यों पब्लिक चैट नहीं कर रहा है, प्राइवेट चैट में आंसर डाल रहा है। बाबू, बाबू को तो भूल ही गए थे कि बाबू भी नाम है भंडारी का। वहां नहीं, प्राइवेट चैट नहीं, पब्लिक चैट में ही बात समझ आएगी। ये वानी अथर वानी पता नहीं कहां से गुड्डू नाम ले आया उसका। गुड्डू कहाँ था भाई, बाबू था नाम उसका। ठीक है, हो गया होगा सबका। हम लोग जब x वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे y और z बाहर आ जाएगा, केवल x का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई इंटू जेड। मतलब जब हम x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो बाकी दो कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट आएगा ना। सेम वे में जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा माइनस एक्स इंटू जेड, और z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई। फिर इनकी वैल्यू डाल देंगे तो e की वैल्यू आ जाएगी। x वाला कंपोनेंट आएगा y z का प्रोडक्ट, तो -6। y वाला आएगा x z का प्रोडक्ट, मतलब -3, और z वाला आएगा -2। मन देख तो ले क्या लिख रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है, उल्टा लिखा तूने जे और के वाला। तो इस टाइप का देखो क्वेश्चन अपन ने ग्रेविटेशन में प्रैक्टिस किया है ना, कि v दिया रहेगा तो e निकालना। तो अब और नहीं करा रहा हूं ना, अब उल्टा हम लोग देखते हैं कि अगर हमें e दिया है तो v निकालना। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे v x y z का भी फंक्शन हो सकता है, v हो सकता है कि r का फंक्शन हो। जैसे मान लो हमें पता है कि एक q चार्ज की वजह से
r डिस्टेंस पे पोटेंशियल। अब ये r आप चाहे तो इसको x एक्सिस मान लो, y एक्सिस मान लो, z एक्सिस मान लो, हम r से भी दिखा देते हैं ना। तो r डिस्टेंस पे हमें पता है कि पोटेंशियल कितना होगा, माइनस KQ अपॉन r। तो जब r के रिस्पेक्ट में दिया है तो आप r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके r के लॉन्ग का इलेक्ट्रिक फील्ड बता दोगे। यहाँ r के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, माइनस dV/dr। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, d/dr माइनस KQ अपॉन r। तो ये माइनस माइनस बाहर जाके प्लस हो जाएगा, KQ बाहर आएगा, 1/r का डिफरेंशिएशन 1/r²। ये V की वैल्यू प्लस होगी ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आ जाएगा प्लस KQ/r²। प्लस क्या बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से पॉजिटिव अवे फ्रॉम चार्ज है, माइनस आता तो टूवर्ड्स चार्ज होता, और E का मैग्नीट्यूड कितना है, KQ अपॉन में r²। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। अगर कभी x y z की जगह कई बार हम r के टर्म में लिख देते हैं, तो जब r के टर्म में लिखा होगा तो आप r के टर्म में ही डिफरेंशिएट कर दोगे। अगर प्लस में आएगा तो अवे फ्रॉम चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस आएगा तो टूवर्ड्स चार्ज ना, r के लॉन्ग ही होगा डायरेक्शन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है ना। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ना, V दिया होगा तो E निकालना आसान है ना। तो इसका भी अगर कभी हमें E निकालना है कहीं और लग रहा है कि वेक्टर तरीके से सॉल्व करना डिफिकल्ट आ रहा है, तो V निकाल के डिफरेंशिएट करके भी E निकाल सकते हैं ना। जैसे रिंग वगैरह का केस हमने दिया था पहले भी ना, कि रिंग की वजह से E निकालने में V निकालना आसान है, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो E आ जाएगा। अब वो रिपीट नहीं कर रहा हूं ना, अपन ने पहले वो सब किया हुआ है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं E निकालना, जब हमें V पता है। हमें देखो पता है कि और E निकाला, V निकालना, हमें पता है dV इक्वल टू होता है माइनस E डॉट dr। तो E को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, EXi कैप, EYj कैप और EZ k कैप, और dr को लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में DXi कैप, DYj कैप, DZ k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dV इक्वल टू E डॉट dr, मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो I का I से करेंगे तो ये हो जाएगा EX dx EY dy EZ dz ना, और इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे।
ना, अगर हमें कोई इनिशियल पॉइंट पे पता है x1 y1 z1 पे पोटेंशियल, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे, फिर कुछ x, y, z पे निकालना होगा तो वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो जैसे मान लो कहीं पर, ये पहले नोट कर लो, ये नोट करो पहले। सर्वेश ठीक है भाई, केम का पेपर टफ कर देंगे, टेंशन ना लो। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? ठीक है, बड़ा लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो आपको कहीं पे E की वैल्यू दी है, E इक्वल टू एक्स आई कैप कुछ वाई जे कैप। अब आपको बोला जाए कि इफ पोटेंशियल एट 0,0 इज 5 वोल्ट ना, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है ना, तो फाइंड P एट 2,3। जल्दी लिखो भाई। शांतनु इतना बड़ा ठीक है? आर्यन भाई, आंसर मत स्टाइल में दे, उसमें V है ना, V तो स्केलर है, उसमें मत स्टाइल लगा। देख रहे हो तुम लोग, आर्यन स्टाइल के चक्कर में पोटेंशियल को भी आई जे के में लिख रहा है, स्टाइल में बता रहा है, स्केलर क्वांटिटी को भी वेक्टर फॉर्म में। तो अब देखो हम लोग क्या क्या कर लेंगे। हमें पता है कि dv इक्वल टू होगा माइनस ई डॉट डी आर। तो जब हम इनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो dv इक्वल टू आ जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, आगे माइनस साइन। फिर अगर हमें कहीं का निकालना होगा पोटेंशियल तो इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इसको हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, 0,0 पे पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट, तो हमें कोई 2,3 पे निकालना है, तो वहां पे मान लिया V है, तो इधर आ जाएगा V माइनस 5 और इधर आ जाएगा, यहाँ पे EX की वैल्यू कितनी है, X है ना, तो X dx और Y dy, 0,0 से 2,3। तो ये V माइनस 5 इक्वल टू आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट डाल देंगे 0,0
और 2,3। तो अपर लिमिट जब डालेंगे तो x की जगह 2 डालेंगे, y की जगह 3 ना। फिर दूसरी बार x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू आ गया 5 माइनस ये कितना जा रहा है, ये हो जाएगा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13/2। तो ये v की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये क्या तुम लोग क्या बता रहे थे, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने कैलकुलेशन में? सही किया है ना सब? तुम लोगों ने फिर क्या निकाला हुआ था, सबका 11.5 था। ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग समझो ना कैसे करना है आपको। जो अपना बेसिक है dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, फिर e की वैल्यू डालो, dr की वैल्यू डालो, तो ex dx आ जाएगा ey dy। फिर सबका वैल्यू डाल दो, इंटीग्रेट कर लो, साइन को जैसा दिया वैसा यूज करते जाओ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। एक और कर लो, मान लो e की वैल्यू है y i कैप x j कैप और e v की वैल्यू दी हुई है हमें एट v एट 2,3 इज 0, फाइंड v एट ओरिजिन। कोई पॉइंट पे हमें v दिया है, ओरिजिन का v निकालना है। रेफरेंस हम कहीं पे भी ले सकते हैं ना। dv इक्वल टू आ जाएगा माइनस में ex dx प्लस ई वाई डी वाई। यहाँ पे अब लिमिट डाल देंगे। लिमिट कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 2,3 से जब इंटीग्रेट करेंगे, 2,3 पे पोटेंशियल कितना है 0, और 0,0 पे निकालना है, तो वहां पे मान लिया v है, तो इधर आ जाएगा v माइनस 0, और इधर आ जाएगा y dx प्लस x dy। यहाँ 2,3 और इधर 0,0। y dx प्लस x dy को हम क्या लिखेंगे ना, हमें ये पता है कि अगर कहीं पर d ऑफ एक्स वाई है तो उसको हम लिख सकते हैं, एक बार x बाहर करेंगे dy, फिर एक बार y बाहर करेंगे dx, तो इसको हम d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू माइनस d ऑफ एक्स वाई 2,3 0,0, तो माइनस ऑफ एक्स वाई।
तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0, मतलब ऊपर पहले 0 आएगा ना, फिर 6 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा +6। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना कि अगर कहीं पे भी ऐसे ई वेरिएबल दिया होगा तो हम वी कैसे निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वेरिएबल और यूनिफॉर्म दोनों के लिए, देखो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला तो है ही है, लेकिन कई बार ई हमें यूनिफॉर्म मिलेगा, तो ई के लिए हम थोड़ा अलग से और सिंपल फॉर्मूला भी बना लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन E and B when E is जो हमने पीछे रिलेशन देखा वो सबके लिए वैलिड है ना, वेरिएबल और यूनिफॉर्म सबके लिए, लेकिन यूनिफॉर्म के लिए उसी का यूज करके थोड़ा हम और अच्छा फॉर्मूला बना लेंगे। हमें देखो पता है कि dv इक्वल टू आया माइनस ई डॉट डी आर। अगर ई यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना, इंटीग्रेट करूंगा तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन के टाइम में ई कांस्टेंट हो तो बाहर कर लूंगा ना, अंदर केवल क्या बचेगा, डी आर। अब मान लो इनिशियल पॉइंट पे था तब का पोटेंशियल कुछ वी आई है, और फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो तब का पोटेंशियल वी एफ हो गया, तो वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी इक्वल टू आया माइनस ई डॉट डेल्टा आर ना। डेल्टा आर वेक्टर, तो जहां पे भी ई यूनिफॉर्म होगा वहां पे हम डायरेक्ट छोटा डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं करेंगे ना, हम डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लेते हुए वो वाला डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे कहीं बोला गया इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ई की वैल्यू कांस्टेंट है, एक पॉइंट ए लिया गया, एक पॉइंट बी लिया गया, और इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ डी, क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बोला जाए कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ना, ई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे, और एक यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया है ना ऊपर को डी डिस्टेंस पर। सर नहीं है क्या, क्या ईडी का सिर्फ, नेगेटिव नहीं। हाँ, देखो हम ये ध्यान रखेंगे कि ई डॉट डी आर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ई डॉट डी आर क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा आर हो जाएगा ना, डॉट प्रोडक्ट फिर 1 हो जाएगा ना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे होंगे। अभी कर लो फिर मैं कराता हूँ।
हमारा देखो ई इधर को है, हमने एक पॉइंट यहाँ लिया है ए, एक पॉइंट यहाँ लिया है बी और एक पॉइंट यहाँ लिया है सी। ये डिस्टेंस डी है और ये डिस्टेंस भी डी है। अबे बाबू जल्दी जल्दी लिखो। अबे ये नमन भगत की जगह आसिफ भगत कौन आ गया? नमन तूने नाम चेंज किया है क्या अपना? नमन भगत था ना, ये कौन है? ये आसिफ भगत नमन भगत है क्या? अच्छा अच्छा ओके, अच्छा ओके ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमें देखो ये पता है कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ओपन करके लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, और डेल्टा आर को हम दूसरे साइड ले जाएंगे या भी इसी जगह रहने देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा अगर 0 होगा तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई इंटू डेल्टा आर। मतलब डायरेक्ट हम ई इंटू डेल्टा आर कर देंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अगर डेल्टा आर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना, थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, जिधर को ई है उधर को ही अगर डेल्टा आर है तो डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा आर। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस ये वाला हम नहीं ध्यान रखेंगे, हम अलग से ऐसे ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ई इंटू डेल्टा आर, जहां डेल्टा आर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस। डेल्टा आर यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये प्लस होगा या माइनस वो हम अलग से ध्यान रखेंगे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जाने पे कम होता है, तो उधर से रिलेट करके बता देंगे कि ये डेल्टा वी प्लस में होगा या माइनस में। तो अब जैसे इस वाले प्रॉब्लम में हमें करना है, और साथ में ये ध्यान रखेंगे, एक तो डेल्टा आर जब ई के डायरेक्शन में गए और दूसरा जब भी ई इधर है और डेल्टा आर इधर है, तो वहां पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, 0 ना। तो हमें ये ध्यान रखना है फॉर्मूले में कि ई के डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्ट ई इंटू डेल्टा आर करना है, डेल्टा आर मतलब जो भी डिस्टेंस होगी, और परपेंडिकुलर जाएंगे तो डायरेक्ट 0 कर देना है ना। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आंसर करना रहेगा। तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ए और बी के बीच में बताना है, तो हम ए और बी के बीच में जब बताएंगे तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ए वाला पोटेंशियल बड़ा है या बी वाला पोटेंशियल बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा है तो ये लो पोटेंशियल साइड जा रहा है ना, मतलब बी वाला पोटेंशियल कम होगा, ए वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर वीए माइनस वीबी की वैल्यू, वीए माइनस वीबी की वैल्यू प्लस में आएगी ना। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वीए माइनस वीबी प्लस में आएगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए और बी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना, तो सीधे ई इंटू डी। फिर अगर हम बी और सी का देखें, बी और सी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा, वीबी और वीसी का पोटेंशियल सेम है। तो अगर हमें सेकेंड पार्ट में बोला गया था, सेकेंड पार्ट में बोला गया था वीए माइनस वीसी, तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, वीए माइनस वीबी ही निकालना है ना, क्योंकि वीसी और वीबी सेम है। तो वो भी क्या आ जाएगा, ई इंटू डी। ठीक है, सबको क्लियर है?
तो देखो हमें अब क्या समझ आ गया कि जैसे हमारा इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था और हमारा एक पॉइंट ए यहाँ पे था और एक पॉइंट सी यहाँ पे था और हमें इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो उसके लिए हम क्या सोचेंगे, हम सी से ई के अलोंग वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे ना, और हमें पता है कि सी का निकालना है, मतलब हम यहाँ पे बी का निकाल लें तो वही सेम चीज होगी। और हम वी ए माइनस वी सी निकालना होगा तो हम वी ए माइनस वी बी निकालेंगे, और वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए क्या है, ई के डायरेक्शन में तो ई इंटू डी कर देंगे। सबको समझ आ रहा है ना? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर इन दो को यूज करना है। अगर आप कोई एंगल पर हो तो परपेंडिकुलर डाल के, परपेंडिकुलर डाल करके ए वाली लाइन पे आ जाओ, ई के लॉन्ग वाली, और उनके बीच का निकाल लो। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को अब देखो जैसे कहीं पे मान लो ई इधर है, आपने पॉइंट एक यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, और अब आप बोल रहे हो कि वी ए माइनस वी बी, बीच की डिस्टेंस डी है, तो हमें पता है कि वी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई इंटू डी होगा, और साइन अलग से देंगे ना, तो मैग्नीट्यूड तो ई इंटू डी लिख लेंगे, फिर साइन लिखेंगे, तो हमें पता है कि वी ए मतलब लो पोटेंशियल है, ई के डायरेक्शन में आया है, तो यहाँ पे माइनस लगा के बता देंगे। समझो ना, हर बार कोई जरूरी नहीं कि आप वेक्टर फॉर्म से एकदम जाओ, आप ऐसे ध्यान रखो कि ई इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और डी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्या बोला मैंने? ई किधर होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो उसके अकॉर्डिंग साइन ले लो और ई इंटू डी कर लो, और डी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अब हमें ये पता चल गया डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डी होता है ना, डी किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो कहीं पे अगर ई निकालना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा वी बाई डी भी हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डेल्टा वी बाई डी मतलब इसको हम कई बार वी बाई डी भी लिखते हैं, डेल्टा को केवल ऐसे लिख देते हैं। वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जैसे मान लो हमें पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पॉइंट ए का पोटेंशियल है कुछ 100 वोल्ट, पॉइंट बी का पोटेंशियल है कुछ 20 वोल्ट, और इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ मान लो 2 मीटर ना, और हमें यहाँ पे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ ना, तो हमें पता है कि 100 वोल्ट है, इधर 20 वोल्ट है, तो हाई से लो की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ई की वैल्यू यूनिफॉर्म है ना, ई की वैल्यू यूनिफॉर्म है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, E इक्वल टू डेल्टा वी कितना आएगा, 100 माइनस 20 अपॉन में बीच की डिस्टेंस 2, तो ऐसे 40 वोल्ट पर मीटर ना, V बाई डी मतलब वोल्ट पर मीटर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे। ठीक है, समझो ना, जब हमें वोल्टेज डिफरेंस दिया होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ई ऐसे निकालेंगे ना, डेल्टा वी बाई डी करके। हो गया नोट ये? अब देखो जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायरेक्शन पता है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ई इंटू डी वाला फॉर्म यूज करते हैं ना, ई इंटू डी वाला फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में चीजें होंगी तो हम ये भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे मान लो कहीं पे आपको बोला गया इज कुछ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप,
and V at 1, 2, 3 is 2 volt. Find V at 0, 3, 2. ऐसे में V निकालना है, तो यहाँ पे अब क्या यूज करोगे आप? हाँ राज अब स्मार्ट होता जा रहा है भाई ना। वेक्टर फॉर्म अब यूज करेंगे, 3D वाला प्रॉब्लम आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे डेल्टा V इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा R। E की वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप डॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये डेल्टा R है। डेल्टा R पहले अलग से निकाल लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा लिखना पड़ेगा। पहले डेल्टा R निकाल लेते हैं ना। डेल्टा R कितना आ जाएगा यहाँ पर? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पॉइंट है ना, जहां का निकालना है वो फाइनल पॉइंट है, और जहां का दिया है वो इनिशियल पॉइंट है ना। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है? 3j कैप प्लस 2k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। कैलकुलेशन देख लो एक बार, सब सही किया है ना? तो डेल्टा R आ गया ना। सही है। और डेल्टा V मतलब फाइनल V माइनस इनिशियल V। इनिशियल V कितना है? 2, और फाइनल V निकालना है, तो V माइनस 2 लिख देंगे। जब हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे होंगे तो सब कुछ साइन के साथ जाएंगे ना। माइनस यहाँ फॉर्मूले का है तो वो लिख के रखेंगे ना, माइनस E डॉट डेल्टा R। तो ये क्या आ जाएगा? I का I के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1, J का J के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, K का K के साथ करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है? माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7, तो माइनस 6, तो प्लस 6 आ जाएगा, प्लस 2 और आएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? जब 3D में चीजें होंगी तो बेसिक अपना ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये यूज कर लोगे। dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर को यूनिफॉर्म के लिए dv की जगह डेल्टा v लिख दोगे और dr की जगह डेल्टा r, और उसको यूज कर लोगे। कोई लैग आ रहा है क्या? दावरे बोल रहा है लैग आ रहा है। धागा उसका एम्प्टी से लिंक नहीं है, लेकिन बस ये है कि एक बार अच्छे से ले लें, क्योंकि थोड़ा दिक्कतें आई इसलिए फिर से लेना चाह रहा था मैं। हाँ, अब आगे नहीं कर रहा हूँ, बस जो कराया वो देख लूँ ना एक बार, सब पॉइंट करा दिए ना अच्छे से। 1 मिनट बस रुक जाओ। डेल्टा V बाई टी, हाँ वो डिस्कशन का भी टाइम डाल देता हूँ और टाइम चेंज का भी डलवा देता हूँ 8 बजे का।
नोट सेव कर लेता हूँ 1 मिनट। नोट्स हो गया है सेव, डाल दूंगा अभी क्लास के बाद, थोड़ी देर बाद डालूंगा ना। अब रुक जाओ, होमवर्क दे देता हूँ ना। लास्ट टाइम देखो हम लोगों ने कहाँ तक किया था, मेरे हिसाब से शायद हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 21 तक दिया था होमवर्क में। अबे 2 मिनट देख लो भाई, फिर ग्रुप पे डालने में वो फिर रह ही जाता है। तो अभी तुरंत हो जाएगा, अभी टाइम है अपने पास। 23 तक दिया था, ठीक है। तो अब उसके आगे का हम लोग देखते हैं। इलस्ट्रेशन 24, 25, यार अभी क्वेश्चन रह गए, मेरे को कुछ क्वेश्चन कराने थे। इलस्ट्रेशन 26 जो है वो एक्चुअल में क्लास में कराने का था, तो अब जाने दो, अभी वो तो छोड़ दो। इलस्ट्रेशन 28, 25 के बाद 28 है ना, 28, 29, फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 कंप्लीट, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4 कंप्लीट। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ ना, ये ग्रुप पे नोट्स डालूंगा तो उसमें लिखा रहेगा फिर। इलस्ट्रेशन 23 तक हुआ था, 24, 25, 28, 29, फिर इन टेक्स्ट 4 का कंप्लीट। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय। कल हम लोग 5:30 पे डाउट डिस्कस करने वाले हैं ना पेपर का।